Hello friends, myself Chetan Thakur. Today we learn standard 11th English medium subject chemistry. Last lecture we have to discuss about shielding effect and atomic radii and ionic radius. So now in lecture we have to study about different trends, and next topic is ionization enthalpy. So start with this topic. Ionization enthalpy. आयोनाइजेशन एंथैल्पी यानी कि ये जो टॉपिक है आपका वो समझने के लिए तो जनरली उसका मीनिंग होता है जो हम लूज करते हैं, जो एलिमेंट होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, तो उसका मीनिंग ये होता है कि क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन इन अ गिवन बाय इट्स आयोनाइजेशन एंथैल्पी, यानी कि हम कितनी एनर्जी देंगे एलिमेंट को कि वो इलेक्ट्रॉन लूज कर सके, और जो रिक्वायरमेंट एनर्जी है उसको ही हम बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी. सो क्लियर. आयोनाइजेशन एनर्जी यानी कि आपके पास कुछ एलिमेंट होगा, वो एलिमेंट को हम, जैसे कि सोडियम है हमारे पास, सो सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है. तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए जितनी ही उसके पास एनर्जी चाहिए वो एनर्जी को हम बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी. इन अदर वर्ड्स द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, यानी कि अब डिफरेंट स्टेट की बात करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी को. तो फर्स्ट हम एक एग्जांपल थ्रू स्टार्ट करते हैं. सपोज एक्स, यानी कि आपके पास कुछ एक्स नेम का एलिमेंट है, जैसे कि उसका स्टेट सपोज ले लो गैसियस स्टेट में है एक्स एलिमेंट. वो एलिमेंट को एक इलेक्ट्रॉन हमने लूज कर दिया, उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया. कब वो लूज करेगा, जब उसको हम एनर्जी देंगे तब, यानी कि टेंडेंसी टू लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट्स कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी. सो एक्स से अब क्या बन जाएगा, वो एक्स प्लस बन जाएगा और उसका स्टेट गैसियस ही रहेगा. तो एक्स से एक्स प्लस बन गया, यानी कि अब उसके पास यहाँ पे सपोज फॉर एग्जाम्पल जो जितने भी सपोज 11 प्रोटॉन ऐसा समझ लो फॉर एग्जाम्पल. तो 11 प्रोटॉन है, तो अब इसके पास प्रोटॉन कितने रह जाएंगे, एक ही रह जाएगा. प्रोटॉन तो सेम रह जाएंगे ना, एक इलेक्ट्रॉन उसने लूज कर दिया, यानी कि उसके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने रह जाएंगे अब 10, और प्रोटॉन तो सेम ही रहेगा उसके पास. तो ये बात हुई, क्या नहीं कि एक एलिमेंट है उसको हमने एनर्जी दी तो उसने क्या कर दिया, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन कर दिया, तो उसको हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलेंगे. अब यही एलिमेंट यानी कि कौन सा, ये एक्स प्लस वाला एलिमेंट को हमने फिर से एनर्जी दी, तो उसने क्या किया, एक्स प्लस था यानी कि ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका था, और ज्यादा हमने एनर्जी अप्लाई की, तो वो क्या किया, उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए. पहले से ही एक प्लस था और एक लूज कर दिया, यानी कि वो क्या हो गया, x2 हो गया. ये समझ में आया. एक्स प्लस पहले से था, एक्स यानी कि एनी एलिमेंट समझ लो आप पीरियोडिक टेबल में से, उनमें से हमने एनर्जी अप्लाई की, आयोनाइजेशन एनर्जी यानी कि उसको हमने एनर्जी दी, तो उसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया. तो पहले ऑलरेडी एक लूज कर चुका था, अब टोटल कितने लूज कर दिए उसने, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो उसको हमने लिखा x प्लस 2 प्लस, यहाँ पे तो ओनली 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया इसलिए +1. तो ये आपको समझना है कि फर्स्ट एलिमेंट था, यानी कि आपका फर्स्ट केस है, ये आपका सेकंड केस है. तो फर्स्ट केस और सेकंड केस में यानी कि आप जैसे जैसे स्टेप बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे एनर्जी आपको ज़्यादा देनी पड़ेगी. यानी कि यहाँ पे आपने जितनी एनर्जी दी है एक्स में से एक्स प्लस में कन्वर्ट करने के लिए, उससे ज़्यादा एनर्जी आपको एक्स प्लस में से एक्स प्लस 2 करने में उसको देनी पड़ेगी. तो ये एक आपको VSQ आ सकता है. जो फर्स्ट स्टेज में आप जितनी भी आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी उससे ज़्यादा, यानी कि यहाँ पे जितनी आप एनर्जी दोगे उसको इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, उससे ज़्यादा एनर्जी आपको सेकंड स्टेज में देनी पड़ेगी, और उससे ज़्यादा एनर्जी आपको थर्ड स्टेज में देनी पड़ेगी. थर्ड स्टेज यानी कि आप x प्लस 2 समझ लो, कुछ आपने एनर्जी दी, बट कुछ यानी कि कितनी एनर्जी दी आपने, कि ये जो सेकंड स्टेज था उससे ज़्यादा एनर्जी देंगे तभी वो थर्ड स्टेज में जा पाएगा. यानी कि x प्लस 2 में से आप एनर्जी दोगे उसको तो x प्लस 3 में कन्वर्ट हो जाएगा. तो फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, तो सबसे हाईएस्ट एनर्जी कहाँ पे होगी आपकी, थर्ड पे, उसके बाद सेकंड पे, उसके बाद फर्स्ट से.
तो एक बात आपको रिमेंबर रखनी है, फर्स्ट में सेकंड से थर्ड से फोर्थ से आप जितने भी ऐसे जाएंगे इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे वो, तो एक से ज़्यादा सेकंड में ज़्यादा इन्हें देनी होगी, थर्ड में जाएंगे तो सेकंड से ज़्यादा थर्ड में देनी पड़ेगी, तो इस तरह से वो एनर्जी आपको एक देनी पड़ेगी। तो ये आपको एक रिमेंबर रखना है, क्योंकि उसका रीज़न क्या है तो ये समझते हैं। तो मैंने आपको बात की यहाँ पे प्रोटॉन जो थे उसके पास सपोज 11 है, उसका कुछ एटम में ऐसा X11 नहीं होता, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ लो, ये हमें सिर्फ क्या समझना है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की कंपैरिजन समझिए, इसलिए एग्जांपल देते हैं, बाकी वो यही एग्जांपल सभी के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो सपोज मान लो ऐसा कि उसके पास 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, बट ये स्टेज में आने के बाद उसके पास प्रोटॉन क्या रहेंगे, 11 प्रोटॉन तो 11 ही रहेंगे, बट उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, यानी कि इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएंगे। बट ये स्टेज में आने के बाद क्या हो जाएगा, प्रोटॉन तो उसके पास 11 ही है, बट इलेक्ट्रॉन कितने लूज कर दिए उसने, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, 9 रहेंगे। तो आपको पता है एक टर्म हमने पढ़ी थी लास्ट टाइम, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी कि अब न्यूक्लियस के पास पावर ज्यादा है इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में, तो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, तो उसकी वजह से यहां से जो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है वो वेरी डिफिकल्ट हो जाएगा। क्योंकि उसका रीजन क्या है, ये जो इलेक्ट्रिक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी कि जो न्यूक्लियस के पास जो चार्ज है वो काफ़ी बढ़ जाएगा, यानी कि उसका पावर हाई हो जाएगा, तो उस पर जो फोर्स लगता है उसके अराउंड मोशन कर रहे इलेक्ट्रॉन पे वो फोर्स बढ़ जाएगा, यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। और इलेक्ट्रॉन लूज यानी कि जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो रिलेशन है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो रिलेशन है वो कैसा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो जाएगा। इसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना हो तो वो डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसकी वजह से यहाँ पे जैसे जैसे स्टेज बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उस पर जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो हायर होती जाएगी, तो ये उसका रीज़न है। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, एंड यहाँ से आपको जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपका आंसर राइट ही होगा, ये ऐसा मैं एज्यूम करता हूँ इतना समझाने के बाद। अब कुछ बात करते हैं कि जो एनर्जी लेवल है, क्योंकि ये जो सारा टॉपिक पढ़ रहे हो किसके रिलेटेड पढ़ रहे हो, ग्रुप वाइज जाने के बाद क्या होता है, पीरियड वाइज जाने के बाद क्या होता है, तो ये जो सारी प्रॉपर्टी है उसके बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो वो प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हो। तो आपको एक 2 ग्राफ देखनी है, क्योंकि हमारे पास क्या है, एक ग्रुप्स है और एक पीरियड्स है, तो पीरियड्स और ग्रुप है। अब ये जो एनर्जी है उसको हम डिफाइन करेंगे डेल्टा एच से, ये हम थर्मोडाइनमिक्स हमारा चैप्टर है उसमें डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी के लिए आपको समझना है कि डेल्टा यानी कि चेंज इन एनर्जी, यानी कि एनर्जी में जो चेंजेस आता है उसको डेल्टा में रिप्रेजेंट करते हो, और एच यानी कि एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, डेल्टा एच यानी कि चेंज इन एनर्जी, डिफरेंस इन एनर्जी, और उसका जो यूनिट है वो केजी डिवाइड बाई मोल, एनर्जी का किलो जूल में इन्वाइट करेंगे, और मोल यानी कि ये जो प्रोसेस समझ रहे हैं वो ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि वो 1 एटम के लिए है, तो एटम को हमने मोल में, एटम के लिए मोल यूज किया यहाँ पे, तो 1 एटम के लिए हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये जो सारी प्रोसेस एनर्जी कैलकुलेशन कर रहे हैं वो 1 एटम के लिए है, तो इसलिए यहाँ पे मोल यूज किया, तो उसका यूनिट होगा केजी डिवाइड बाई मोल, ये डेल्टा एच हुआ। अब यहाँ से हम देख रहे हैं एटॉमिक नंबर, यानी कि उसको हम जेड से रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ से किसका लिखेंगे हम, ये जो बात करेंगे वो पीरियड्स के लिए बात करेंगे, और यहाँ पे ग्रुप्स के लिए बात करेंगे, तो वैल्यू तो सेम ही रहेगी, यहाँ पे तो हम एटॉमिक नंबर को ही डिवाइड करेंगे, डेल्टा हेड उसका केजी डिवाइड बाय मोल, ये यूनिट है। तो अब ग्राफ हमने देखा कि स्लाइटली आपको चेंजेस देखने को मिला, यानी कि अब लिथियम का सपोज यहाँ पे लिथियम है, तो लिथियम से आप बेरिलियम पे चले गए, लिथियम से बेरिलियम पे चले गए, बोरॉन का जरा सा आपने डाउन पार्ट में देखा, फिर आपने कार्बन का देखा, फिर नाइट्रोजन का देखा, और बाद में फिर से आप ऑक्सीजन के लिए यहाँ आ गए, और ऑक्सीजन के बाद सीधा इंक्रीज हुआ यहाँ पे फ्लोरीन के लिए आया, फिर यहाँ पे नियोन के लिए आया। तो आपको एक 2 स्पेसिफिक वैल्यू देखने को मिली, बेरिलियम एंड बोरॉन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये एक्सेप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिला, कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता था बट स्लाइटली यहाँ पे डिक्रीज हो गया, तो 2 एक्सेप्शन आपको यहाँ पे एज्यूम करने और वही रिमेंबर रखने, वही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। उसके बाद नेक्स्ट जो आपको देखना है वो कि आप लिथियम का यहाँ पे देख रहे हो, कब बात कर रहे हो,
ग्रुप्स की बात कर रहे हैं, यानी कि आप नीचे आओगे पीरियोडिक टेबल में। सब लिथियम के नीचे क्या आता है, लीना की रूबी से फ्रेंडशिप, Na, फिर के पे आ गए, फिर रोहेडियम के आ गए और सीजियम पे आ गए। तो इस तरह से आपको क्या हुआ, कंटिन्यूसली डिक्रीज देखने को मिला। ये किसकी बात कर रहे हैं, एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो अब ये दो एक्सेप्शन समझते हैं। तो अब बेरियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है और बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है वो समझते हैं। तो लिथियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, आंसर इज 3, राइट। बेरिलियम के पास कितने हैं, सो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5। तो उसके पास 4 है, उसके पास 5 है। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गोज टू 1s2, देन 2s2। इतना क्लियर। यहां पे 1s2, 2s2, 2p1, 1s2, 2s2, ये दोनों जो ऑर्बिट है वो कैसी है, फुल है। तो हमने देखा था उसकी स्टेबिलिटी के बारे में। तो उससे ज्यादा कौन स्टेबल है, बेरिलियम ज्यादा स्टेबल है, और बी जो है वो कैसा है, अनस्टेबल है। क्योंकि हमने देखा था हाफ फिल ऑर्बिट होगी या फिर कंप्लीटली फिल होगी या फिर जीरो होगा, तो वो क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी पे कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी उसका रीजन आ सकता है। बेरिलियम का 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, इजीली है। तो वो उसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो उससे क्यों कम है, तो यहाँ से फोर्स अप्लाई नहीं करना पड़ता है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा साइड पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन है ही, तो इजीली वो रिमूव हो सकता है। बट यहाँ पे बेरिलियम से क्या होगा, कंप्लीटली फील्ड है, तो यहाँ पे वो हाईली स्टेबल है। तो एक स्टेबिलिटी की बात आती है, तो स्टेबिलिटी उसका रीजन आ सकता है यहाँ पे। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो यहाँ पे स्टेबिलिटी पे इंक्रीज करेगी। सो ये टॉपिक्स आपको समझना है यहाँ पे स्टेबिलिटी का। उसी तरीके से आप नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर देखोगे, तो यहाँ पे कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7 एंड ऑक्सीजन का 8। तो 1s2, 2s2, 2p3, 1s2, 2s2, 2p4। तो फिर से समझते हैं, यहाँ पे 1s2 के 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से आ जाएंगे, 2s2 के 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से आ जाएंगे, और 2p में क्या होता है, 3 होता है। तो 3 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि पार्शियली स्टेबिलिटी आ गई, यानी कि सभी ऑर्बिट जो है वो कैसी है, कंप्लीटली हाफ फिल ही भी ऐसा बोल सकते हैं। तो हाफ फिल को भी हम स्टेबल में ही काउंट करेंगे। तो देखो यहाँ पे कंप्लीटली फिल है और ये हाफ फिल है, पी ऑर्बिट में 3 है, तो इसलिए वो हाफ फिल है। तो वो क्या हो जाएगा, उसकी स्टेबिलिटी यहाँ से इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि यहाँ से आप ज्यादा एनर्जी दोगे। बट यहाँ पे देखो अनस्टेबिलिटी काफी होगी ऑक्सीजन में। यहाँ पे कितना आएंगे, 4 है, तो 1, 2, 3 एंड एक 4, इस तरह से होगा। तो ये जो सारे अनपेयर इलेक्ट्रॉन है वो इजीली क्या करेंगे, इजीली रिमूव हो जाएंगे। तो ये जो मेजरमेंट है वो क्या है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी का क्या कॉन्सेप्ट है, कि अब जितना ज्यादा उस पे, जितना आप ज्यादा, यानी कि एनर्जी क्या है, तो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की जो एबिलिटी है वो हमारी एनर्जी है। तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन इजीली लूज हो रहा है क्योंकि वो स्टेबिलिटी उसकी कम है नाइट्रोजन से। तो इजीली यहाँ पे आपको ये एक्सेप्शन देखने को मिलता है अकॉर्डिंग टू देयर स्टेबिलिटी, बिकॉज यर हाफ फिल और यर कंप्लीटली फिल ऑर्बिट एंड यर अनफिल्ड अनकम्प्लीटली ऑर्बिट, सो इज अ स्टेबिलिटी डिफरेंस। सो ये उसका रीजन है, ये आपको समझना है। उसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नेम है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो ये टॉपिक देखो फ्रेंड्स कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। ये जो बात हुई एक बार फिर से रिवाइज कर लेते, ग्रुप्स वाइज, यानी कि आप कहाँ से जा रहे हो, ये क्या है पीरियड्स में। तो पीरियड्स में आप राइट टू लेफ्ट जाओगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा आपको, इज इंक्रीज। यहाँ से लेफ्ट टू ग्रुप्स में टॉप टू बॉटम में जाओगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा, डिक्रीज। और दूसरा इफेक्टिव न्यूक्लियर जो चार्ज है, शिल्डिंग इफेक्ट की बात करते हैं, तो शिल्डिंग इफेक्ट क्या होगी, यहाँ पे वर्क करेगी सेम ग्रुप में, यहाँ पे नंबर ऑफ सेल विल बी सेम और यहाँ पे डिफरेंट। तो यहाँ से भी ये भी बात यहाँ पे ही करते हैं कि
ये जो बात हुई इलेक्ट्रॉन लूज करने की, तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यानी कि इज ऑल्सो डिनोटेड बाय डेल्टा एच एंड x plus 1 electron in gaseous state, so x minus 1 यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन करता है एनर्जी में। तो ये समझते हैं कि when the electron is added in a neutral gaseous atom x, the x is converted into negative ion, the enthalpy change in the process is defining as a यानी कि चेंज ऑफ एंथैल्पी, क्योंकि उसकी एंथैल्पी यानी कि एनर्जी चेंज हो जाएगी। अब इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट कर रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आएगी इज ऑल्सो डेल्टा एच, बस उसकी जो वैल्यू होगी वो आपको दिखाई देगी माइनस में, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो अकॉर्डिंग टू माइनस यूज करेंगे। अब एनर्जी माइनस यानी कि क्या समझ लो आप, एनर्जी एब्सॉर्ब हो रही है। एनर्जी एब्सॉर्ब यानी कि किस टाइप का रिएक्शन होगा, यहाँ पे एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में एच डेल्टा एच की वैल्यू माइनस आएगी, क्योंकि एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, उसमें एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। यहाँ पे एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। रिलीज यानी कि क्या होगा, विच टाइप ऑफ वैल्यू आर हियर, रिलीज, देयरफॉर एनर्जी रिलीज, सो इज अ कॉल्ड एक्सोथर्मिक प्रोसेस एंड ये एंडोथर्मिक प्रोसेस एनर्जी एब्सॉर्प्शन। सो यहाँ पे एनर्जी एब्सॉर्ब हो रही है, तो इसलिए डेल्टा एच की वैल्यू माइनस आएगी। एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी में डेल्टा एच की वैल्यू है, जो उसकी जो वैल्यू आती है वो सारी पॉजिटिव आती है, यहाँ पे माइनस में आती है, वो समझते हैं। डिपेंडिंग ऑन एलिमेंट द प्रोसेस एडिंग इलेक्ट्रॉन टू एटम कैन इधर एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, ये दोनों प्रोसेस होती है। बट ये समझाता हूँ पहले, ये आपको क्लियर हुआ। डेल्टा एच माइनस यानी कि एनर्जी एब्सॉर्ब हो रही है, तो रिएक्शन किस टाइप का होगा, यहाँ पे एंडोथर्मिक। फॉर मेनी एलिमेंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड to the atom and electron gain enthalpy is negative. For example, group 17 have a very high negative electrons gain enthalpy because they is consciously stable नोबेल गैसेस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बाय पिकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि जो हमारा ग्रुप 17 है, तो ग्रुप 17 में कौन है तो पता है आपको, लास्ट में किसका ग्रुप आता है, फ्लोरीन का आता है। से यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे वो ग्रुप 17 के एलिमेंट हैं। तो ये जो ग्रुप में है उसकी जो एनर्जी है वो सबसे हाईएस्ट होगी, यानी कि हाई डेल्टा एच वैल्यू, बिकॉज इज अ नियरली टू विच टाइप ऑफ, नियरली टू नोबेल गैसेस एलिमेंट, नोबेल गैसेस कॉन्फ़िगरेशन। समझाता हूँ आपको, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, इस तरह से है। तो ये जो फ्लोरीन है उसको कितना चाहिए, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। यहाँ पे 2 चाहिए, यहाँ पे 3 चाहिए, यहाँ पे 4 चाहिए। और ये तो इजीली एल.आई है, वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऐसा कुछ प्रॉब्लम आता ही नहीं, वो आयोनाइजेशन एंथैल्पी में चला जाएगा। बेरिलियम तो स्टेबल जैसा है। तो यहाँ पे जो एफ है वो क्या है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन ही चाहिए उसको, यानी कि वो नियरली नोबेल गैसेस कॉन्फ़िगरेशन इंक्रीज, नोबेल गैसेस कॉन्फ़िगरेशन रखता है। तो उसकी वजह से जो FCl, Br, I है, ये जो सारे एलिमेंट है 17 ग्रुप के, क्योंकि उसके जो वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, 7, तो उसको कितने चाहिए कंप्लीट करने के लिए, 1 ही चाहिए। तो इसलिए वो नोबेल गैसेस कॉन्फ़िगरेशन के नियर है, तो इसलिए उसके हाईएस्ट डेल्टा एच होगा। तो ये उसका रीज़न है, आपको एक समझना है। तो इस तरह से आप देखोगे तो यहाँ पे हाईएस्ट होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यहाँ पे हाईएस्ट होगी बाकी सारे की कंपैरिजन में। तो इस तरह से आप जाओगे तो यहाँ पे हाईएस्ट आएगी राइट टू लेफ्ट टू राइट में, एफ की सबसे हाईएस्ट होगी। अब बात करते हैं नोबेल गैसेस की। तो नोबेल गैसेस है वो हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है। तो ये कौन सा हुआ, हमारा ग्रुप 18 हुआ। तो ग्रुप 18 के जो एलिमेंट है उसका डेल्टा एच है वो सारी वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू होगी, और पॉजिटिव वैल्यू है यानी कि
रिलीज होगी, ये एक्सेप्शन है उसमें, ये आपको रिमेंबर रखना है। जैसे कि हमारा मर्क्यूरी है मेटल में, तो उस तरह से ये यहाँ पे भी कुछ एक्सेप्शन आएंगे, वही आपको इंपॉर्टेंट है और वही रिमेंबर रखने हैं। इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी रिलीज करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा तो वो किस टाइप का होगा, एक्सोथर्मिक होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, एंडोथर्मिक एब्जॉर्प्शन होगा, डेल्टा एच। सभी ग्रुप के लिए माइनस वैल्यू आती है, बट 17 के लिए हाईएस्ट है। सेकंड पॉइंट रिमेंबर रखना है। दूसरा जो हमारा नोबेल गैसेस है उसकी स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी कैसी है, उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, नोबेल गैसेस यानी कि अनरिएक्टेड है, कुछ रिएक्शन करते ही नहीं है, तो उसकी स्टेबिलिटी की वजह से वो एनर्जी को क्या करेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन उसको दे देंगे, जैसे कि हीलियम है तो उसका क्या है 1s2 2s2 है, तो उसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट स्टेबल है, बट उसको आपने ज़्यादा फोर्स किया, अप्लाई किया, तो अगर उसने इलेक्ट्रॉन लेने का ट्राई किया तो उसको क्या करेगा 1s2 2s, यानी कि जो नई ऑर्बिटल है वो क्या करना पड़ेगा उसको, वो नई ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को डालना पड़ेगा। बाकी सारे जो एलिमेंट है वो क्या है, उसके पास तो ऑलरेडी डेफिशिएंसी है ही, तो इजीली वो इलेक्ट्रॉन को वैलेंस शेल में अपने कलेक्ट कर लेगा। बट उसके पास क्या है, नोबेल गैसेस कॉन्फ़िगरेशन है, यानी कि उसके पास अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करना हो, आप ज़्यादा फोर्स करोगे, उस पर एनर्जी अप्लाई करोगे, ऐसा कुछ भी करोगे, एनर्जी गेन जो भी करोगे उस पर, तो क्या करना पड़ेगा, उसको नई ऑर्बिट क्रिएट करनी पड़ेगी। वैलेंसी नहीं है उसके पास, तो इसलिए उसकी एनर्जी को हम पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। एक्सेप्शन है, ये आपको रिमेंबर रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो ये बात हुई। उसी तरीके से आप तो इलेक्ट्रॉन की बात हुई हमारी, तो ये हम जैसे जैसे इस तरह से जाएंगे तो यहां से क्या होगा, एफ का सबसे हाईएस्ट होगा। अब डाउन पार्ट की भी बात कर लेते हैं। एक दूसरा एक्सेप्शन आपको रिमेंबर रखना है, तो ये समझ लेते हैं। द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ द एलिमेंट इज लेस सिस्टमेटिक देन आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इन अ जनरल रूल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम मोर नेगेटिव विथ इंक्रीज एटॉमिक नंबर अक्रॉस द पीरियड, यानी कि पीरियड में जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होते जाएंगे, इज अ मोर नेगेटिव विथ इंक्रीज इफेक्टिव, इज अ मोर नेगेटिव देन इंक्रीज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ये आपको बात रिमेंबर रखनी है। फ्रॉम द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो आपने पढ़ा है शील्डिंग इफेक्ट, वो क्या हो जाएगी, निग्लेक्ट हो जाएगी, और उसको आप निग्लेक्ट कर सकते हो जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तब। So the effective nuclear charge is increased from left to right across the period. The constantly it will be added electron is similar atom. Since the added electron is average, would be closer to positive charge. It means the gain enthalpy to become less negative, to go down in a, तो यहाँ पे आपको एक बात रिमेंबर रखनी, इस तरह से वो क्या हो जाएगी, यहाँ से हाईएस्ट होगी, इंक्रीज होती रहेगी। जैसे आप डाउन में जाओगे तो क्या होगी, डाउन में ये जो इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी है वो डाउन में कैसी होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि उसकी एटॉमिक जो रेडियस से साइज ऑफ एटॉम इज इंक्रीज, क्योंकि वहां पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है। जब ये जो बात हुई वो पीरियड्स की बात हुई, अब ग्रुप्स की बात करते हैं, तो ग्रुप्स में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज निग्लिजिबल हो जाता है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होती है, यहाँ पे नंबर ऑफ सेल सेम होती है, तो यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट आ जाती है, तो शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो जाती है। अब शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो रही है तो पावरफुल न्यूक्लियस जितना भी होगा उसका पावर इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट यहाँ पे इंक्रीज होती है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 0 हो जाता है, क्योंकि निग्लिजिबल हो जाता है, नंबर ऑफ सेल बढ़ती है, बट स्क्रीनिंग इफेक्ट यहाँ पे अप्लाई होती है। तो इसकी वजह से जब डाउन में आप जाओगे तो जो एटॉमिक की जो रेडियस है, एटॉमिक की जो साइज है वो इंक्रीज होगी, क्योंकि ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी कि न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को कुछ फोर्स ही नहीं लगा पाता, तो वो कैसा हो जाएगा, साइज इंक्रीज होती जाएगी। तो इसलिए इन जनरली केस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ O and Fo इज लेस नेगेटिव देन द सक्सेसिव एलिमेंट। O and F, O और F की बात कर रहे हैं, और दूसरा उसके नीचे क्या आता है, S and Cl। तो एक दूसरा एक्सेप्शन है वो आपको रिमेंबर रखना है। ऑक्सीजन और सल्फर का एक एक्सेप्शन आपको रिमेंबर रखना है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में आपको वेरिएशन देखने को मिल सकता है। क्या वेरिएशन देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे ये जो सेकंड क्वांटम नंबर का आता है, और ये कौन सा नंबर पे आता है, थर्ड क्वांटम नंबर पे आता है। द एडेड इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई द लार्जर रीजन ऑफ स्पेस टू इलेक्ट्रॉन टू रिपल्जन इज मच लेस, तो यहाँ पे रिपल्जन फोर्स भी अप्लाई होता है।
तो ये आपको बातें दो टॉपिक्स में समझनी है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में, आयोनाइजेशन एंथैल्पी में। तो इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एंथैल्पी, एक बार फिर से आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आप यहाँ से यहाँ जाओगे तो इंक्रीज होगी, ग्रुप में डिक्रीज होगी। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ग्रुप्स में डिक्रीज होगी, यहाँ से इंक्रीज होगी, यानी कि लेफ्ट टू राइट दोनों इंक्रीज होंगी, टॉप टू बॉटम दोनों डिक्रीज होगी। ये दो पॉइंट आपको रिमेंबर रखनी है। थैंक यू फ्रेंड्स।